हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लास्ट देख रहे हैं टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका कॉन्सेप्ट भी होना ठीक रहता है। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? तो ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको बाहरी अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो बड़ी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, एकदम बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में पारा मैग्नेटिक मटेरियल को भी डालते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन वो थोड़ा वीकली मैग्नेटाइज होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे तो वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। कारण क्या है? तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद में ये बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करके अपने में पास कर देता है, जिसके कारण कि वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये आपको थोड़ा वीक एक्सटर्नल फील्ड में भी दिखेगा। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो पूरा दिखेगा ही, थोड़ा वीक भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगा। अच्छा, और टेम्परेचर अगर राइज आप करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तब वो थोड़ा दिक्कत होगा मैग्नेटाइज होने में, क्योंकि वो थर्मल एजिटेशंस के कारण, एटॉम्स का थर्मल एजिटेशंस के कारण, और आप जानते हैं कि हर एक एटॉम एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो वो रैंडोमाइज करना चाहता है, मतलब इधर उधर डिस्टर्ब करना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में एटॉमिक डाइपोल को आने में डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए कहता है कि जब टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो रहा है उस समय में आपको मैग्नेटाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, उतना आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो सकेगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सब है? तो देखिए, कुछ मटेरियल का नाम दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है: आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनम, यही सब आपको ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस सब से बनेगा। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डोमेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आता है एग्जाम में, डोमेन कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सचेंज कपलिंग, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इसको आप समझिए ठीक से क्या है डोमेन कैरेक्टरिस्टिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एटॉम्स होता है वो तो है सब डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो वो बहुत सारा एटॉम बहुत एक छोटे स्थान पर, मतलब जो जमा होके एक स्पेस बनाता है, उसी स्पेस को कहते हैं हम लोग ये डोमेन। उसमें देखिए करीब करीब मान लीजिए 1 mm साइज में करीब 10⁻11 एटॉम्स रहता है उस डोमेन में। तो इसीलिए वो सारे टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल क्या छोटका छोटका है इसलिए टाइनी कहा जाता है, छोटा माने स्मॉल डाइपोल मिल करके बहुत सारा एक डोमेन माने एक स्पेस, एक घर बना लेता है समझिए, जिसमें सारा का सारा एटॉमिक डाइपोल का
एक ही डायरेक्शन में मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसीलिए आपको यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ फिगर दिखाया गया है जिसमें एटॉमिक ये डोमेन बना हुआ है। घर सब जो बना हुआ है सब डोमेन है। देखिए हर एक का मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। तो मटेरियल एज ए होल, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसा रैंडम पोजीशन में है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग एवरेज उसका 0 ले सकते हैं पूरे सैंपल का अगर लें, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जब सब घूम के एक डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड में अगर इसको डालेंगे तो सब मिलके एक डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए दूसरा फिगर, तब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, तो हम मतलब जो कह रहे थे कि उस डोमेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एटॉम का वो बगल वाले एटॉम के साथ इंटरेक्शन करके वो बना देता है आपको ये डोमेन। तो इसलिए यहाँ लिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटॉम ऑल्सो इंटरैक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय एटॉम इन ए स्पेशल वे। वो जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉम के इलेक्ट्रॉन से जो इंटरेक्शन उसका होता है एक स्पेशल तरीके से होता है, उसी को एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। जो यह फिनोमिनन माने एक्सचेंज कपलिंग वाला फिनोमिनन जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह द्वारा नहीं समझाया जा सकता है कि क्यों मतलब एक्सचेंज कपलिंग हो रहा है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स ही ओनली समझा सकता है। तो इसीलिए लिखा है कि विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स ओनली। ये एक्सचेंज कपलिंग में क्या होता है जो मैं आपको बताया था, दिस इंटरेक्शन कपल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स टुगेदर इन रिजिड पैरेललिज्म। माने अगल बगल के एटॉम का जो मैग्नेटिक डाइपोल है एक्सचेंज कपलिंग के कारण सबको एकदम पैरेलल माने एक डायरेक्शन में कर देता है। इसीलिए हर एक डोमेन का एक नेट रिजल्टेंट आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया गया है, जबकि हर एक डोमेन का अलग अलग होगा अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तब। हाँ, तो देता है डिफरेंट डोमेन्स आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एज शोन इन फिगर ए। जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डोमेन्स का डिफरेंट डायरेक्शंस रहता है, लेकिन जब इसी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है, when external field is applied, the domains orient themselves in the direction of applied field। तो क्या होगा, जो फील्ड के डायरेक्शन में है, मान लीजिए फील्ड ऐसे लेफ्ट से राइट फील्ड मैंने लगा हुआ है, उस फील्ड में डाल दिया गया इसको, तो सारा का सारा जो है वो ओरिएंट करके घूम के टोटल आपको डोमेन जो है एक डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा और सैंपल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि डोमेन नेचर एंड एक्सचेंज कपलिंग आप समझ गए हैं। वैसे मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ ये कि डोमेन का मतलब है कि एक छोटे स्थान में बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक छोटे स्थान में बहुत सारे
आपको एटॉम्स जमा होते हैं और हर एक एटॉम तो एक मैग्नेटिक डायपोल है, छोटा टाइनी मैग्नेटिक डायपोल है। और ये एक्सचेंज कपलिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण होता क्या है कि उस एटॉम्स का, मैग्नेटिक डायपोल का, उस एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर के इस तरह से अरेंजमेंट करता है, ऐसा कपलिंग करता है कि अगल बगल वाला को सबको एक डायरेक्शन में ले आता है और वही बनता है डोमेन। तो सारे कोई स्पेसिमेन है उसका देखिए डोमेन, डिफरेंट डोमेन्स दिखाया हुआ है और हर एक डोमेन का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखाया गया है। इसलिए एज ए होल कोई सैंपल है आपको फेरोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो लिया जा सकता है क्योंकि बड़ा रैंडम डायरेक्शन है। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है तो सारा मैग्नेटिक मोमेंट धीरे धीरे घूम करके ओरिएंट होकर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। इसलिए सारा एरो देखिए अब एक डायरेक्शन में दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अब ये सैंपल बन गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अच्छा, तो अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर भी देखिए क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका जो ये डोमेन नेचर है, डोमेन नेचर जो कि डोमेन बनाया हुआ है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर कर दिए तो सारा डोमेन जो है गड़बड़ा जाएगा, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसा आपने पैरामैग्नेटिक में पढ़ा तो तब ये डोमेन नेचर खत्म हो जाएगा और सारा मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारा डायपोल्स जो है इधर उधर टूट के हो जाएगा, डोमेन टाइप का नहीं रहेगा और ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर मान लीजिए वो अस्थिर करीब टेम्परेचर रहेगा, उस पर सारा का सारा मतलब जो ये डोमेन जो है टूट जाएगा, यानी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। उस टेम्परेचर को ही क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं टीसी से, टीसी। तो क्यूरी टेम्परेचर से एबव अगर टेम्परेचर है, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 1043 केल्विन और ससेप्टिबिलिटी वाला रिलेशन जब लिखिएगा, लेकिन कब लिखिएगा, जब वो पैरामैग्नेटिक रीजन में चला जाएगा, तब ये रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, चाय यानी ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी, यानी टी शुड बी ग्रेटर देन टी सी। टी जब टी सी से बड़ा होगा इसका मतलब वो चला गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन गया पैरामैग्नेटिक, तभी पैरामैग्नेटिक रीजन में ही ये लगेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है द ससेप्टिबिलिटी एबव द क्यूरी टेम्परेचर यानी पैरामैग्नेटिक फेज। क्यूरी टेम्परेचर जो होता है तो उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी होगा यानी पैरामैग्नेटिक फेज में, उसी का ये फार्मूला दिया हुआ है, चाय इज इक्वल टू C/T माइनस टी सी, वेयर टी सी इज द
क्यूरी टेम्परेचर एंड T इज द टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पारामैग्नेटिक मटेरियल, अब पारामैग्नेटिक रीजन में ही ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला भी। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। दूसरे को मदद कीजिएगा तो व्हाट्सएप वगैरह से दीजिए। और लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि ये खास करके फेरोमैग्नेटिज्म जो है इसको बड़ा डीपली ठीक से समझिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।